वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम बात करें रिवायती तरीक़ों से कमाने की तो वो है बिज़नेस, और बिज़नेस के साथ साथ आता है नौकरियों का ऑब्वियसली अगर हम सिस्टम देखें तो। लेकिन आजकल इन रिवायती तरीक़ों से हटकर जो है बहुत से लोग ऑनलाइन भी कमाने लग गए हैं। अच्छा, जब हम ऑनलाइन कमाई की बात करते हैं तो इसमें ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोग फ्रीलांसर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो वैसे डिफरेंट कंपनीज़ के साथ अटैच होकर वर्क फ्रॉम होम करें। तमाम चीज़ें जो हैं तब से ज़्यादा परवान चढ़ी हैं जब से कोविड आया। अच्छा, अब अगर हम देखें तो आजकल कंटेंट क्रिएटर्स भी मार्केट में, इनकी भी बड़ी मांग है और डिमांड है। लेकिन मैं जब देखती हूँ कि असल कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली वो क्या है सो समझ से बाहर है। हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स मिलेंगे, या अगर हम ऑनलाइन भी जब हम सर्च कर रहे होते हैं या अपने फेसबुक पर देख रहे होते हैं, यूट्यूब पर देख रहे होते हैं, सो बहुत से ऐसे हमें क्रिएटर्स मिलते हैं जो कि अपनी फैमिली को लिटरली वो लोग बेच रहे हैं, और अपनी फैमिली की हर चीज़ वो ये तक शेयर कर रहे होते हैं कि हम सांस किस टाइम लेते हैं, हम लास्ट टाइम जो है वो बाज़ार कब गए हैं, हम लास्ट टाइम वॉशरूम में कब गए थे। यानी इस तरह की इतनी छोटी छोटी डिटेल्स जो कि आपकी बड़ी पर्सनल होती हैं वो तक शेयर कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो एक कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं कंटेंट क्रिएटर्स। तो ये चीज़ें मेरी समझ से बाहर है। मेरे नज़दीक अगर मैं बात करना चाहूँ, और मैं आज के शो में भी इसी टॉपिक पर बात करूँगी कि अच्छा कंटेंट क्रिएटर वो है जिसका कंटेंट जो है वो दूसरों को इन्फॉर्मेशन दे, जिसका कंटेंट जो है वो दूसरों को नॉलेज दे, और जिसमें जो है रोस्टिंग ना हो, ग्रिलिंग ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर ये वाली चीज़ें भी जो हैं इनको ज़्यादा लाइक्स, इनको ज़्यादा व्यूज़ और इनको ज़्यादा रेटिंग्स मिलती है एज़ कम्पेयर टू द वन जो बड़ा सीधा सीधा अच्छा वाला डिसेंट कंटेंट बना रहे होते हैं। फिर अगर हम देखें तो जब से रील्स आई, और रील्स के साथ साथ वो जो लिप सिंक वाला वो जो एक वो कहते हैं ना एलिमेंट आया, टच आया, सो बहुत से लोग जो है वो नाच गा कर, लिप सिंक कर कर जी जनाब बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसके बरक्स जो लोग अच्छी रील्स बना रहे हैं, जो अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग बड़ी मेहनत करते हैं, उनको कम व्यूज़, उनको कम लाइक्स मिलते हैं। एट वन टाइम वो लोग कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस और डीमोटिवेट भी होते हैं। तो इसी पर ही आज हम बात करेंगे कि असल कंटेंट है क्या, और असल कंटेंट की पहचान हम किस तरह से करें, और असल कंटेंट जो है उसको जो मेरे नज़दीक एक असल कंटेंट है उसको क्यों लाइक्स और व्यूज़ जो है वो नहीं मिल रहे, हमारी सोच किस तरह से हो गई है, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट मुनीर अहमद इस वक्त शो में मौजूद है। मुनीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। और सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपकी तबीयत भी ख़राब थी, सो मेरी तरफ से विशेस कबूल करें, गेट वेल सून। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से कि असल कंटेंट है क्या। मेरी तो समझ से बाहर है कि लोग उनको देखना पसंद कर रहे हैं जो थोड़ा चस्का ऐड कर रहे हैं, जो अपनी फैमिलीज़ दिखा रहे हैं। इसके बरक्स जो लोग एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं उनको लाइक्स और व्यूज़ जो हैं वो इतने नहीं मिलते। व्हाट्स द रीज़न? अच्छा, सबसे पहले तो रोमा हम इस पे ये बात कर लेते हैं कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल अक्रॉस द ग्लोब अगर हम देखें तो जो आपका एंटरटेनमेंट का या जो फनी कंटेंट है इसकी कंजम्पशन हमेशा से ज़्यादा है। बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी इसकी रेशियो ज़्यादा है, लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि उसकी मेन वजह है हमारे माहौल के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर जो एक डिप्रेशन है। एज ए सोसाइटी हमें, हमारे पास एंटरटेनमेंट है ही नहीं, ना तो हमारे पास कोई प्रॉपर पार्क्स हैं, ना हमारे पास कोई ग्राउंड्स है, ना कोई तफरी के लिए कोई ऐसी जगह है। तो लोग फिर इसी तरह की जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं खुद इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि आप अपनी जो है ना एक जो लाइन है उस लाइन से नीचे जाके, जब बिलो द बेल्ट जाके आप कंटेंट बनाते हैं तो डेफिनेटली उस पर व्यूज तो जरूर आते हैं, बट आपकी ऑडियंस क्या है, कोई आपकी स्ट्रेंथ नहीं है उस ऑडियंस की। लेकिन इसमें कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा जो है वो हमारी आवाम का कसूर है। अभी पिछले दिनों एक डिबेट चल रही थी एक बड़े कंटेंट क्रिएटर को लेके कि वो अपनी बीवी को भी दिखाता है, बहन को भी, सबको, पूरी फैमिली को दिखाता है, और बिल्कुल उसका मतलब यूजलेस कंटेंट होता है। लेकिन उसके ऊपर जो शख्स वो तबसरा कर रहा था उसका मौकफ ये था कि भाई ये सोचें कि वो बनाता क्यों है। वो इस वजह से बनाता है कि उसको मिलियंस में व्यूज आते हैं। ऑन द अदर साइड उसने एक और वीडियो का कंपैरिजन किया हुआ था जिसमें एक एजुकेशनल कंटेंट था, उस एजुकेशनल कंटेंट पे चंद हजार व्यूज थे। तो देखें, जो भी कंटेंट क्रिएटर है, अब मैं पिछले 15 महीने से, वैसे तो मैं 6 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, लेकिन पिछले 15 महीने से मैं कंसिस्टेंट हूँ, 100% कंसिस्टेंसी के साथ एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ। तो डेफिनेटली हमारे भी वीडियोस मिलियंस में जाती हैं, बट नॉट एवरी वीडियो। तो जो हमारे ओवरऑल ऑडियंस है
वो लिमिटेड ज़रूर है, लेकिन रोमा ट्रस्ट मी, वो बड़ी वैल्यूएबल ऑडियंस है हमारी। इसकी मैं मिसाल हमेशा इस तरह से दिया करता हूँ कि जो मर्सिडीज़ चलाने वाले हैं ना, वो बड़े थोड़े से लोग होते हैं। करोला चलाने वाले आपको पूरी आवाम मिलती है। तो आपने डिसाइड करना है एज़ अ कंटेंट क्रिएटर कि आप किस लीग में खेलना चाहते हैं। क्या आप बल्क में जाना चाह रहे हैं, मासेस को आप कैटर करना चाह रहे हैं, या आप एक थोड़ी-सी लिमिटेड ऑडियंस को कैटर करना चाह रहे हैं, बट एक फ्रूटफुल मैसेज के थ्रू, एक अच्छे पैगाम के थ्रू जो है आप उनको अपने साथ ये एंगेज एग्जाम्पल कर। मुनीर आपने यहाँ पर बहुत अच्छी दी कि आपने करोला चलाने वाला बनना है या मर्सिडीज चलाने वाला। वैसे तो करोला भी अच्छी गाड़ी है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं ये चीज़ देखूँ, आपने कहा जी हमारे यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन, पूरी दुनिया में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो मुख्तलिफ लोग हैं उनकी कोशिश ये होती है कि कोई फ़न एलिमेंट वाला जो है वो व्लॉग देख लें, कोई कंटेंट देख लें। लेकिन मैं इस चीज़ को ये नहीं कर रही कि ये नहीं होना चाहिए, ये डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन इतना सब स्टैंडर्ड कंटेंट। और अभी रिसेंटली मैंने भी कुछ, एक यूट्यूबर जो था वो ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग में था, और बस क्या था कि जी 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं, सो उसने अब जो है वो बाल सर के उतरवा लिए हैं। सो ये बेसिकली उसका ये कंटेंट था जिसको लोग देख रहे थे। सो आप ये देखें हमारे जी। लोगों का मिजाज कैसा है। मिजाज बना दिया गया ना। देखिए बात यह है कि जब कोई चीज ऑल्टरनेट नहीं होगी ना, हम एजुकेशन वाले लोग तो हैं ही नहीं। वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, जब हमारी यूनिवर्सिटीज की जो एजुकेशन है, जो कि पूरी लाइफ हमारे साथ चलनी है, जब हमने उसमें स्टैंडर्ड गिरा दिया है, तो रोमा फिर ये ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन जो है, ये तो चले आज का है, हो सकता है कल को कोई और नया ट्रेंड आ जाए। तो बात यह है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने वही काम करना है जिसकी उनको व्यूअरशिप आती है। वो फिर इस चीज को भूल जाते हैं कि उनकी ऑडियंस का लेवल क्या है, या कौन देख रहा है उनको, या वो जो कंटेंट बना रहे हैं उसमें बिलो द बेल्ट तो नहीं जा रहे वो लोग। तो देखें, जब होता ही है कि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पहली दफा जब चोर चोरी करता है ना, तो उसको बुरा लगता है, उसके जमीर पे भी थोड़ी सी आवाज आती है अंदर से। आहिस्ता आहिस्ता वो उसका हैबिचुअल हो जाता है। क्यों? कि उसको मजा आने लगता है शॉर्टकट के अंदर। तो सेम कंटेंट क्रिएटर के साथ भी यही है कि जब वो बनाते हैं, अब देखिए, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरी पहली वीडियो 3 महीने के बाद जाके पहली वीडियो थी जो मिलियन को टच की थी। अब 3 महीने का पेशेंस रखना, बहुत सारे लोगों के पास ये पेशेंस नहीं है। लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। लोग ये समझते हैं एक वीडियो, 2 वीडियो बनाई, तीसरी वीडियो हमारी मिलियन पे जानी चाहिए। अब जब वो नहीं जाती ना, तो फिर जितने वो शॉर्टकट्स हैं, उनको वो अपने रास्ते में लेके आते हैं। अब जब वो रास्ते में आ जाते हैं शॉर्टकट, उसके बावजूद भी कुछ लोग फिर नहीं कामयाब होते, फिर वो मजीद नीचे चले जाते हैं। उसके बाद तो वो भूल ही जाते हैं ना कि क्या हो रहा है। अभी तो देखिए ऑनेस्टली, एक और नया ट्रेंड आया है जो कि शायद आपको पता है या नहीं पता। जितने ये कंटेंट क्रिएटर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी, ये क्या है, दिन के टाइम पे, दिन की रोशनी में जो इनकी वीडियोस आती हैं, बड़ी अच्छी साफ सुथरी वीडियोस बना के, मैं उनको साफ सुथरा इस वजह से कह रहा हूँ कि जो ये रात को 12 बजे के बाद कर रहे हैं, अगर आप वो देख लें, या पैमरा वो वीडियोस देख ले, तो शायद आप उनको इंसान कहने के भी हक ना दें उनको। वो रात को लाइव जा रहे हैं, दुबई की आईडीज पे बैठे हुए हैं, सिंगापुर की आईडीज पे, मलेशिया की आईडीज पे बैठ के रात को सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े नाम, ऐसे ऐसे सोफिस्टिकेटेड नाम के, जिनको हम बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, दिन की रोशनी में उनका कंटेंट बहुत सारों का अच्छा भी है, बट रात को सिर्फ वो डॉलर की रेस में, पैसे की रेस में वो काम कर जाते हैं जो शायद वो अपनी फैमिली तो दूर की बात, अपने किसी, मतलब इस मुआशरे में भी दिखाने के काबिल नहीं है वो। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो आपने एक नया इंकशाफ किया है। और ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर जब सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात आती है, सो ऑब्वियसली ये एक तो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। आप सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट करेंगे? फिर इसके साथ साथ इसके डूज़ एंड डोंट्स भी होने चाहिए। लेकिन जब ये बात आती है तो बहुत से ऐसे लोग ही जो हैं वो इसके ख़िलाफ़, इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो अपने मैसेजेस जो हैं या वो अपने स्टेटमेंट्स जो हैं वो देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है वो थोड़ा बैकग्राउंड में जाने लग जाती है। लेकिन मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि हाउ वुड यू डिफाइन अ गुड कंटेंट और द एक्चुअल कंटेंट, आपकी इस पर क्या राय होगी कि अच्छा कंटेंट क्या है, बेहतरीन कंटेंट क्या है? मेरे नज़दीक अगर कोई ये कहे ना कि मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी पर्सनल राय है, लेकिन मैं आपसे वैसे ही अपने व्यूअर्स के साथ वैसे ही शेयर कर रही हूँ ऑन अ वेरी लाइटर नोट, कि मुझे लोगों की पर्सनल ज़िंदगियों में दिलचस्पी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कल क्या खाया, उन्होंने कल क्या पहना, उन्होंने किस ब्रांड से शॉपिंग की, वो किस मुल्क का चक्कर लगा कर आए हैं। मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मुझे कहीं से नॉलेज मिले, कहीं से इंफॉर्मेशन मिले, वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड मिल जाए, वो मुझे करंट अफेयर्स से मिल जाए। मुझे इस तरह की ब्लॉगिंग पसंद है। सो ये मेरी एक, और मेरे नज़दीक असल कंटेंट भी यही है। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि असल कंटेंट क्या है, सो हाउ वुड यू डिफाइन इट?
देखिए मैं भी बिल्कुल इसी चीज़ का हामी हूँ और मेरा भी जो कंटेंट है थिंक डिजिटल पॉडकास्ट के ऊपर मैंने इवन आप हैरान होंगे ये सुन के कि मैंने कुछ टिकटॉकर्स का भी पॉडकास्ट किया है, कुछ मैंने कॉमेडियंस का भी किया है। बट उनका भी जब मेरी टीम और मैं उनकी जब स्क्रूटनी कर रहे थे प्रोफाइल की, हमने एक चीज़ देखी कि क्या इस शख्स को मैं अपने सामने बिठा के 1.5 घंटा, 1 घंटा इसके साथ को बात कर सकता हूँ? हम्म। शुरू में जो आपने बात की, अगर मैं किसी ऐसे कंटेंट क्रिएटर को बुला लूं जो ये मतलब बिलो द बेल्ट कंटेंट बना रहे हैं, ये जो लिप सिंक कर रहा है, अब मेरे पास यकीन कीजिए कि इतने लोगों की रिक्वेस्ट आती हैं, जी अच्छा ये बड़ा मशहूर है, इसके 1 मिलियन प्लस फॉलोअर है, इसको आप पॉडकास्ट में ले लें। मेरा आगे से ये सवाल होता है, भाई इसका कंटेंट क्या है? लिप सिंगिंग का मैं उससे पॉडकास्ट में बुला के कितनी देर बात कर लूंगा? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट? तो रिमेनिंग जो 70 या 60 मिनट्स है उसमें मैं क्या बात करूंगा? तो मेरे नजदीक मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स जिसने कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसी सर्विसेज, कोई ऐसा काम किया हो जो शेयर करने से शायद 4 लोगों का भला हो जाए, शायद किसी को कोई नॉलेज मिल जाए, शायद किसी को कोई डायरेक्शन मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए, हो सकता है मेरे और उस शख्स के जो मेरे साथ गेस्ट बैठा हुआ है, हमारे बात करने से किसी को कोई लाइफ में डायरेक्शन मिल जाए, किसी टेंशन से हम उसको बाहर निकाल सके, हम कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस कर सकें जिसके ऊपर जो है कोई अभी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक टीवी चैनल से इंटरव्यू के लिए इसी तरह रिक्वेस्ट आई, तो उन्होंने जिस टॉपिक पे इंटरव्यू करना था वो डिवाइस थी एक, तो मैंने उनको अपफ्रंटली मना कर दिया। मैंने कहा जी देखें, ये आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये डिवाइस अभी सिर्फ लॉन्च हुई है, इसके ऊपर अगर हमने कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया तो प्रॉब्लम ये आएगी, आपके चैनल पे भी लोग बात करेंगे, मुझ पे भी बात करेंगे, क्योंकि वो डिवाइस की अभी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, अभी उसकी कोई बैकिंग किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं है। तो ये वो लेवल है जब आप सीरियस होके एक अच्छा कम्युनिटी के लिए गिव बैक करना चाहते हो, तो इस लेवल तक जाके आप सोचते हो कि आप अगले को भी गाइड करते हो कि भाई ये जो कंटेंट आप बनाने जा रहे हो ये सही नहीं है। अब रही बात की पर्सनल लाइफ की, देखिए मैं पॉडकास्ट के अंदर पर्सनल लाइफ जरूर डिस्कस करता हूँ, लेकिन सिर्फ इतनी सी कि जिसके अंदर आप फैमिली तक ना पहुंचे, जिसके अंदर जातियात पे ना जाए। हाँ, उनकी देखें, अचीवमेंट आप देखिए। जी आप जी जो बात कर रहे हैं ना पॉडकास्ट में डिस्कस करना, वो तो आप उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स या उनकी फैमिली के जी बारे में कि लोगों को पता लगे, दैट इज़ अनदर थिंग। जी लेकिन अपनी फैमिली को खुद ही बेचना शुरू कर देना कि ये मेरी फूफी है, तो ये मेरी बिल्कुल। ताई है, ये मेरी चाची है, ये मेरी बीवी है, और मेरी बीवी ने ये वाला जोड़ा पहना और वो यहाँ से तैयार हुई और मैंने जब इस तरह के बाल करवा लिए तो उसका ये रिएक्शन था। व्हाट इज़ दिस रबिश? सीरियसली ये क्या चीज़ें हैं? ये देखिए एक ये मैंने चीज़ें, बताया इनकी कि मैं जब बात कर रही इंसान हूँ। का लेवल गिर जाता है ना, तो फिर आप ये सोचते नहीं। अब मैंने पिछले दिनों जिन यूट्यूबर का आपने नाम लिया, उनकी एक वीडियो थी जिसपे उन्होंने अपनी वाइफ के साथ वो एक वीडियो बनाई हुई। अब ट्रस्ट मी, वो नेशनल मीडिया पे क्या, मैं वो शायद पर्सनल दोस्तों के साथ भी वो जिक्र करना पसंद नहीं करूंगा। इतना हम्म। गंदा स्टेटस था उसकी थंबनेल का, सिर्फ क्लिक बिट लेने के लिए कि लोग उसको खोलें। अब हम्म। देखिए, जब आपका ये मयार होगा, और उस वीडियो पे गालबन को 12 या 13 मिलियन व्यूज थे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थंबनेल। थंबनेल। तो बात ये है कि जब आपको अपनी लिमिट से आप बाहर निकल जाते हैं ना, तो फिर रोमा आपको अच्छी और बुरे की तमीज नहीं रहती है। और तो इसके ये साथ बड़ा साथ सा देखें कि ये किस किस्म का कंटेंट हुआ कि अब सिर्फ 7 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो उसके बाद मैं अपनी जी बीवी के भी बाल उतरवा दूंगा। लाइक सीरियसली। बस देखिए, ये है, अब वो उतारे या ना उतारे, और मसला ये है। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बच्चे इस किस्म का कंटेंट देखते हैं और वो लिटरली खराब हो रहे हैं कि जब मैं अपने घर बिल्कुल। में ये चीज़ डिस्कस कर रही थी, सो माय नेफ्यू केम टू मी एंड सेड आपने इनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। सो आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड एंड अमेज्ड कि हमारे बच्चे, ये मेरे घर का बच्चा है जिसमें उसकी फुप्पी की राय कोई और है, लेकिन वो बच्चा क्या कह रहा है कि आपने इनके एंटी कोई बात नहीं करनी बिकॉज ही इज़ माई फेवरेट यूट्यूबर। सो आप ये चलिए जी, देखें मैं कि भी किस आपको तरह बता से एक देता पूरी हूँ। जनरेशन जो है वो खराब हो रही है। परसों मैं गया हुआ था एक रेस्टोरेंट पे, मैं मालम रोड पे, तो वहां पे जिनकी आप बात कर रहे हैं, शी वाज देयर। तो हम्म। मेरी बेटी ने देख लिया उसको और बेटे ने देख लिया, एंड दे वर क्राइंग कि जी हमने पिक्चर लेनी है इसके साथ। मैंने कहा बेटा, दे आर हैविंग डिनर विद द फैमिली, चलो चलते। नहीं 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 बाबा, प्लीज अलाउ अस। तो मैंने अलाउ कर दिया, वो जाके उसके साथ पिक्चर लेके आए। अब ये हालात है कि मैं उनका बाप इस कंटेंट के सख्त खिलाफ, और मेरे बच्चों को पता है इस चीज का, बट स्टिल देखें वो उसको लाइक करती लेकिन है। चले एक क्या आखिरी सवाल कि आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को कहीं पर रोका जा सकता है? असल कंटेंट जो है वो बच्चों को दिखाया जाए और वो बनता है, ये नहीं कि वो लोग नहीं बनाते, वो असल कंटेंट भी वहीं पर ही मौजूद है, लेकिन ऑब्वियसली उसको सर्च करने वाले, उसको देखने वाले थोड़े से कम लोग हैं। बट व्हाट डू यू थिंक
कि असल तो चीज़ें लोगों को दिखाना, किस तरह से हम अपने बच्चों को इस रास्ते पर लाएं, ये मुश्किल चीज़ है, लेकिन कैसे किया जा सकता है? रोमा, इसके दो हल है। पहला हल है, देखिए, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, पैमरा हो जाए या पैमरा के अंडर कोई ऐसी सब अथॉरिटी बन जाए जो इसको रेगुलेट करे। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया एक तो ये वल्गैरिटी का पार्ट तो प्ले हो ही रहा है, इसके अलावा लोगों की पगड़ी उछालने में सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। आप किसी भी शख्स को, किसी भी अपने करीबी यार दोस्त को, बहन भाई, जिसका दिल करता है उसके अगेंस्ट उठ के आप कैमरा उठाते हैं, वीडियो बना देते हैं, एंड नोबडी इज देयर टू लुक आफ्टर के ये क्या बन क्या रहा है, पब्लिश क्या हो रहा है। पहली चीज ये, और ये रॉकेट साइंस नहीं है पैमरा के लिए या किसी भी अथॉरिटी के लिए इसको मॉनिटर करना, इट्स जस्ट वन डे जॉब ओनली। दूसरा इसका ये है कि हम जैसे जो अच्छा कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, खुदारा कंटेंट बनाते रहिए। आप सिर्फ व्यूज के चक्कर में डिमोटिवेट मत हो। देखें, एक तो है व्यूज के चक्कर में आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, दूसरा आप ये क्यों नहीं सोचते या हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इस कम्युनिटी का भी हमारे ऊपर कुछ कर्ज है और हमने वो कर्ज इसी तरह से वी हैव उतारना टू है कि पे बैक, अपने हिस्से एग्जैक्टली। का रोल प्ले करना है। बिल्कुल ठीक हो गया, और ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि आप लगे रहें, कंसिस्टेंट रहें, आपको भी देखने वाले आएंगे और आपको भी आपका वो अरूज जो है या वो रिटर्न जो है या वो रिवॉर्ड जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ जो है वो एक लेवल के बाद ही या एक स्ट्रगल के बाद ही आप तक पहुंचती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट, टू हैव द पेशेंस, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को खुदारा इस तरह की चीज़ों से और इस किस्म के कंटेंट से बचाएं जिसकी वजह से वो भी कल को इनको अपना रोल मॉडल बनाएं और कल को खड़े होकर ये कहें कि हमने भी इसी लाइन पर लगना है। नो, अगर हम खुद से अपने घर से आगाज़ करेंगे सो हम चीज़ों को वी कैन एक्चुअली इम्प्रूव सच थिंग्स। थैंक यू सो मच मुनीर अहमद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, इसी के साथ शो में भी हमने आगे बढ़ना है और हमारे पास एक एंकर पर्सन है हमारे लाहौर अंकित शकील अंजुम। उन्होंने एक डिज़ाइनर का इंटरव्यू किया है। क्या है इस इंटरव्यू में और किस किस्म की चटपटी बातें लेकर अब शकील अंजुम जो हैं वो आए हैं इस रिपोर्ट में। सो लेट्स हैव अ लुक। आज आपकी मुलाकात मीडिया इंडस्ट्री की मारूफ डिजाइनर किरण चौधरी से कराने जा रहे हैं। उधार लेकर बिजनेस शुरू करने वाली किरण चौधरी सिर्फ 5 सालों में करोड़पति कैसे बनी, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, माहाना आमदनी कितनी है, मजीद इनकी क्या है कहानी, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। आपकी फैशन डिजाइनिंग में एंट्री कैसे हुई? मुख्तलिफ लोग ऐसे मिल गए, जैसे कि आप मुझे स्टार्ट में मिले सोशल मीडिया के थ्रू और मीडिया के थ्रू ना। पाकिस्तान की तकरीबन सारी टिकटॉकर्स जो हैं वो मेरे ड्रेसेस पहन चुकी हैं। कोई अपना फेवरेट शेर? दाग वो दाग जिस दाग ने दिले दाग दिया, मांग वो मांग जिस मांग ने दिल मांग लिया। अरे वाह। आपकी शादी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? अल्लाह का शुक्र है, लव मैरिज। जद होली जैले न मेरा ना मैं था मर जानिया है। आपकी फैशन डिजाइनिंग में एंट्री कैसे हुई? मैं फैशन डिज़ाइनिंग में इस तरह आई कि 2009 में कुछ ऐसा टाइम मेरे पे आया कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी और फिर मैंने डिफरेंट कोर्सेज भी किए, जैसे मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज का भी कोर्स किया, फिर मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद मैं फैशन डिज़ाइनिंग में आ गई। फिर मैंने इसके डिफरेंट कोर्सेज किए और अल्लाह का शुक्र है कि फिर मैंने अपने डिप्रेशन में से मैं बड़े अच्छे तरीके से निकली। जब आप फैशन डिजाइनिंग की तरफ आई फिर आपने एक डिफरेंट काम किया जी। जो लोग टीवी पे आते हैं, नजर आते हैं, आपने उन तक कैसे एक्सेस हासिल की, अपना वार्डरोब कैसे उन तक पहुंचाया और ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? अच्छा, स्टार्ट में मैं शुरू से वैसे लकी रही हूँ, काफ़ी मुख्तलिफ लोग ऐसे मिल गए, जैसे कि आप मुझे स्टार्ट में मिले और आज तक शुक्रिया आपका। अच्छा ताल्लुक है माशाल्लाह आपने आपसे, याद रखा। मैं आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का है दौर, ठीक है, तो आजकल जो मीडिया में आप कर सकते हैं काम वो मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और मीडिया के थ्रू ना। और अभी जैसे हम अगर कोई चीज़ भी नहीं लेकर आ रहे हैं, जो मैंने नोट किया है, तो अगर आप उसको टिकटॉक के थ्रू करें तो वो बहुत ज़्यादा मतलब आपका बिजनेस बूस्ट करता है। तो मैंने मुख्तलिफ टिकटॉकर्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तकरीबन सारी टिकटॉकर्स जो हैं वो मेरे ड्रेसेस पहन चुकी हैं। उनमें से चंद के जो फेमस है उनके नाम? हिरा खान है, अरिश्मा मरियम
ढोल प्लेयर। हाँ जी, वो है, मरियम मुगल हैं, और तकरीबन सभी हैं जिन्होंने मेरे ड्रेसेस पहने हैं। इवन कि सहर हयात ने भी मेरा ड्रेस पहना है। अच्छा किरण, आप काफ़ी जो पाकिस्तान के सोशल इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें आप अप्रोच करती हैं, वो आपके कपड़े कैरी भी करते हैं, तो कोई ऐसी बंदी जिसने आपका सूट आपसे मंगवाया हो लेकिन फिर ख़राब करके भेजा हो? कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप ड्रेसेस देते हैं और उसके बाद उनका बिहेवियर जो है मतलब वो एक अच्छा नहीं होता। एक तो आप दे रहे हैं ड्रेस उनको, लेकिन उसके बाद उनका जो बिहेवियर होता है वो बड़ा रूड सा होता है। तो उसमें मैं नाम लेना चाहूंगी जुगन काज़मी का। अच्छा किरण, चूंकि आपका ताल्लुक फ़नून लतीफ़ा से है तो शायरी से भी ज़रूर लगाव होगा। जी जी बिल्कुल। कोई अपना फेवरेट शेर हमारे नाजरीन के लिए? चलो मैं ट्राई करती हूँ। सुनाए। दाग वो दाग जिस दाग ने दिले दाग दिया, मांग वो मांग जिस मांग ने दिल मांग लिया। अरे वाह, जबरदस्त। वैसे ये किसके लिए था? आपके लिए बिल्कुल नहीं था। ये मेरे उनके लिए था। अच्छा, आपकी शादी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? अल्लाह का शुक्र है, लव मैरिज। लव मैरिज ज्यादा कामयाब होती है या अरेंज मैरिज? मेरे ख्याल लव मैरिज ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा जी, क्योंकि आपको पता होता है कि अब आपने गुजारा करना ही है, क्योंकि आपने खुद ये चूज किया होता है। सही। तो इसलिए आई थिंक कि लव मैरिज करनी चाहिए। अच्छा, जो आपके हस्बैंड हैं उनकी दो अच्छी आदतें और दो बुरी आदतें? बहुत काम है, ठीक है, और काइंड भी है, और बुरी आदत बोलते बहुत कम है। अच्छा। हाँ जी, पहले बहुत बोलते थे, अब नहीं बोलते। अच्छा, जब आप नाराज होती हैं हाँ जी, तो क्या डायलॉग बोल के मनाते हैं आपको? मुन्ना कह के, मुन्ने। अच्छा। हाँ, वो कहते होते मुन्ने। और फिर आप मान जाती हैं? हाँ जी। सही। अच्छा किरण, आप अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनाएं। ओके। जद हौली जैलन मेरा ना, जद हौली जैलन मेरा ना, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया, हाय हाय वे जद हौली जैलन मेरा ना। जबरदस्त यार, छा गई आपकी तो। आपको पता है आपकी आवाज कितनी प्यारी है? अच्छा, मुझे पता था। अगर आप फैशन डिजाइनर ना होती ना जी, मैं आप एक अच्छी सिंगर बन सकती थी। जी जी, ये मैं। वैसे ये सॉन्ग किसके लिए था? आपके लिए बिल्कुल नहीं था, ये आपने जरूर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम शो के सेगमेंट में बात करना चाहेंगे बच्चों के बोलने के हवाले से। वैसे तो ये छोटे छोटे बच्चे बोलते हुए बड़े क्यूट लगते हैं, लेकिन कभी ऐसे होता है कि बच्चे जो हैं नॉर्मली 2 साल तक जो है वो छोटे छोटे टूटे टूटे कुछ ना कुछ लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, जुमले नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे ही बच्चों के 2 साल कंप्लीट होते हैं तो ये नॉर्मली कहा जाता है कि बच्चे जो हैं तकरीबन 50 के करीब वर्ड्स जो हैं वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, फिर 2 से 3 जुमले जो हैं वो भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल। उसके बाद जैसे ही बच्चे अपने तीसरे साल में दाखिल होते हैं तो कुछ बच्चे जो हैं, होना तो आइडियली ये चाहिए कि बच्चे जो हैं लगभग 1000 के करीब जो हैं वो लफ्ज़ बोलें और इसके साथ साथ 4 से 5 जुमले जो हैं छोटे छोटे जुमले उन्हें कंप्लीट कर रहे हों। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के बोलने को लेकर बहुत परेशान होते हैं, इसलिए बिकॉज़ कुछ बच्चे जो हैं वो देर से बोलना शुरू करते हैं। उनका जो लर्निंग का अमल है, सीखने का अमल, वो बाकी बच्चों की निस्बत, उनके एज फेलोज़ की निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। सो पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये मसला देखने में आ रहा है। सो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आइडियली बच्चों के बोलने की एज क्या है, और अगर बच्चे देर से बोलना शुरू होते हैं सो इसमें जेनेटिक फैक्टर कितना इन्वॉल्व है, और अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन किसके पास है। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट फतिहा अशरफ। फतिहा, थैंक यू सो मच। फतिहा, सबसे पहले तो बच्चे की क्या एज है जिसमें वो छोटे छोटे टूटे टूटे जो वर्ड्स हैं, जुमले नहीं वर्ड्स, वो बोलना स्टार्ट कर देता है? असल में अगर बात करें तो गर्ल्स जो हैं वो जल्दी बोलना स्टार्ट कर देती हैं, लाइक 1.5 साल की भी, और बॉयज़ जो हैं वो अक्सर 2 साल के बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अक्सर बच्चे ऐसे भी हैं सम टाइम जो केसेस बहुत ज़्यादा हैं 3 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में अगर आपका बच्चा जो है वो वर्ड्स नहीं बना रहा, सेंटेंस नहीं बना रहा, तो इट्स मीन वो डिले स्पीच का शिकार है और उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो है मोबाइल फ़ोन का दौर है, बच्चे जो है वो जल्दी बोलते हैं और डिले स्पीच भी उतनी ही कॉमन है। अगर बच्चा 3 साल की उम्र में नहीं बोल रहा तो वो डिले स्पीच में चला जाता है।
बिल्कुल ठीक हो गया। अगर 3 साल से ज़्यादा का हो गया है लेकिन वो नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब है कि वो एक डिलेइंग प्रोसेस में है। वैसे जो बच्चे, मैंने अक्सर अपने इर्द गिर्द भी बच्चे देखे हैं, तो वो ज़रा ना देर से बोलना शुरू हुए, यानी 4 साल के भी हो गए तो छोटे छोटे बस लफ्ज़ ही बोलते थे, टूटे टूटे। तो पेरेंट्स उनको जब किसी थेरेपिस्ट के पास लेकर जाते हैं, तो वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो यही कहते हैं दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल, बच्चा जो है खुद ही बोलने लग जाएगा, ये वैसे देर से बोल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो नहीं ठीक से बोल पा रहा होता। वो प्रॉब्लम्स बेसिकली क्या होते हैं और किन हालात में बच्चा ठीक होता है वो वैसे ही नॉर्मल लेट बोल रहा होता है? बिल्कुल, इसके पीछे अगर बात करें तो इसके 2 कॉजेज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल कॉजेज़ और इन्वायरमेंटल कॉजेज़। मेडिकल कॉजेज़ में देखा जाता है बच्चे की हियरिंग असेसमेंट करवाई जाती है, क्योंकि अगर आपका बच्चा सुन नहीं सकता तो वो बोलेगा भी नहीं। इसलिए अगर बच्चे की हियरिंग असेसमेंट में कोई इशू है तो उसका हियरिंग एड्स रिकमेंड किए जाते हैं। फिर उसका न्यूरो प्रोसेस देखा जाता है, उसको न्यूरो के रिलेटेड कोई डिसीज़ तो नहीं। अगर उसका मेडिकली तौर पर वो फिट है, फिर उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर देखते हैं कि घर का इन्वायरमेंट कैसे है। आजकल जो है मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चे डिले स्पीच में चले जा रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो अक्सर अगर पेरेंट्स ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते तो बच्चे जो हैं बस 6-7 साल की उम्र में भी सिर्फ सिंगल वर्ड बोलते हैं। उनकी मतलब स्पीच जो है वो प्रॉपर नहीं होती। अगर बोलते भी हैं तो उनके साउंड में इशू होता है। इसलिए मोबाइल फ़ोन की वजह से ये इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। फिर आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, आप सिंगल पेरेंट्स हैं, मतलब फैमिली जॉइंट फैमिली है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में बच्चों से बातचीत करने वाले काफ़ी लोग हैं। अगर मदर और फादर दोनों वर्किंग है तब भी बच्चे में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे डिले स्पीच में चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सो ऐसे भी हो सकता है कि कुछ तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कहीं पे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हो, मेडिकल इश्यूज भी आ रहे हो। वैसे नॉर्मली जब बच्चे नहीं बोल रहे होते या लेट बोल रहे होते हैं तो जब उनके टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, सो नॉर्मली वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं जिसकी बात पता लग सकता है, डिटेक्शन हो सकती है, डिटेक्शन के ये बच्चा जो है किसी मेडिकल रीज़न की वजह से ठीक नहीं बोल रहा? अगर बच्चे के हेयरिंग एड्स देखा जाए कि अगर उसकी हेयरिंग ही नहीं है, बच्चा सुन ही नहीं सकता, तो वो बोलेगा कैसे? फिर पेरेंट्स को कहा जाता है कि इसको फ़ौरन से जो है वो हेयरिंग एड्स लगवाए जाए, क्योंकि पेरेंट्स को अगर वो हमारे क्लिनिक पे आते हैं यही कहते हैं कि नहीं बच्चा सुनता है, बच्चा कुछ भी नहीं है, सुनने में बिल्कुल ठीक है। उनकी काउंसलिंग की जाती है कि एक दफ़ा इसकी हेयरिंग प्रोसेस करवाएं, कि हेयरिंग असेसमेंट करवा दें, क्या पता माइल्ड लेवल का हेयरिंग लॉस हो, क्योंकि अगर माइल्ड लेवल का भी हेयरिंग लॉस हो तो बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले उसको हेयरिंग एड रिकमेंड किए जाते हैं। फिर उसके न्यूरो के प्रोसेस देखे जाते हैं कि समटाइम अक्सर बच्चों को तंदवा होता है, उसकी वजह से भी उनकी स्पीच जो है वो डेवलप नहीं होती, या उनके ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट होता है जो अफेक्टिव होता है, लाइक ऑटिज्म का, डाउन सिंड्रोम का, तो उनकी अक्सर स्पीच या अक्सर वर्ड्स जो है वो डेवलप नहीं होते, तो फिर उनके लिए मेडिसिन भी दी जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन कौन कौन से प्रॉब्लम्स ऐसे हैं बच्चों के सुनने के हवाले से जो कि क्योरेबल हैं, लेकिन कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जो ठीक नहीं हो सकती? अगर तो बात करें जैसे कि आज का सबसे ज़्यादा कॉमन इशू है डिले स्पीच का, ऑटिज़म का। ऑटिज़म तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हर दूसरा बच्चा जो है ऑटिज़म का शिकार है, और इसमें हेयरिंग एम्पेयरमेंट में देखा जाए तो हेयरिंग तो डेफिनेटली एक क्योरेबल है। जैसे कि अगर आपकी आई साइड वीक है तो आप ग्लासेस लगा लेते हो, इसी तरह अगर आपकी हेयरिंग में कोई कमी है तो आप हेयरिंग एड्स यूज़ कर सकते हो, आपकी हेयरिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप हेयरिंग एड्स ही नहीं लगवा रहे, अक्सर पेरेंट्स को ये भी मिथ्स होता है कि नहीं हम हेयरिंग एड्स नहीं लगवा सकते, बच्चे की जो है वो हेयरिंग जो है वो कम हो जाएगी, बच्चा खुद से करे, तो उन्हें कहा जाता है कि हेयरिंग एड्स ज़रूरी हैं। और कुछ जो है वो चिप भी मिलती हैं, मेडिकल तौर पे एक चिप भी मिलती है जो कि बच्चे के ऑपरेशन के ज़रिए उसके दिमाग में लगाई जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो थेरेपी ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस चिप लगाने के बाद आप 2 माह तक बच्चे की थेरेपीज नहीं करवाते तो वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए मुख्तलिफ मेडिकल प्रोसेस है बच्चे की मतलब कंडीशन के बाद है कि वो कितना ज़्यादा उसका केस है, माइल्ड लेवल का है या सीवियर लेवल का है। बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे अगर बच्चा जो है वो ग्रो तो कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन क्या एज ऐसी है जिस पे उसका ना बोलना जो है वो पेरेंट्स के लिए वरीसम होना शुरू हो जाता है, या पेरेंट्स को उस बारे में कॉन्शियस रहना होना चाहिए? अगर बच्चे की एज जो है वो स्कूल गोइंग, आजकल जो एज है वो 3 साल है, अगर आपका बच्चा जो है वो 3 साल का है और आप स्टिल वेट कर रहे हैं कि इसके जो है वालिद, इसके चाचू भी लेट बोले थे, इसके बाबा भी लेट बोले थे, तो ये बच्चा लेट बोलेगा। अब ऐसा नहीं है। अगर बच्चा 3 साल का है और वो नहीं बातें कर रहा तो उसको ट्रीटमेंट प्लान की ज़रूरत है। अच्छा, वो नॉर्मली ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है? सबसे पहले पहला स्टेप पेरेंट्स आपके पास या किसी भी एक्सपर्ट के पास जो है वो बच्चे को लेके गए, उन्होंने उसका प्रॉब्लम बताया, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप और द डायग्नोसिस दैट यू पीपल मेक? सबसे पहले उन्हें यही कहा जाता है कि बच्चे का आपने इन्वायरमेंट है उसका लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है? आजकल के बच्चे क्या है, मोबाइल फ़ोन के इतने एडिक्ट हैं, इतने ज़्यादा कि उनकी एक फैंटेसी दुनिया जो है वो मोबाइल फ़ोन तक है। मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चे नहीं बोल रहे। मदर आती है, उन्हें कहा जाता है क्यों बच्चों को फ़ोन देते हैं,
कहते इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चा इंग्लिश बोले, इंग्लिश में बातचीत करें, इसलिए बच्चों को फ़ोन देते हैं। उन्हें यही काउंसलिंग उनकी की जाती है कि आपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं देना। अच्छा, ये मोबाइल फ़ोन ना देने के पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक रिसेप्टिव डिवाइस है, बच्चा उससे सुन तो रहा है लेकिन अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहा। वो सारा दिन घर में जो है वो 16-16 घंटे सिर्फ मोबाइल फ़ोन देख रहा है। मोबाइल फ़ोन से वही वर्ड पिक करता है और अक्सर बच्चों के साउंड के इशू होते हैं, उसी वर्ड्स में उसी टोन में वो बात करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीच जो है वो डेवलप नहीं होती। कहा जाता है कि जब तक बच्चा 10 साल का ना हो जाए उन्हें फ़ोन मत दे। अगर देना भी है तो बहुत कम, कि 30 मिनट्स या 20 मिनट्स यही है। बाकी बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेके आए। आजकल बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन है जो उनकी ब्रेन की ग्रोथ नहीं होने देता और जिसकी वजह से बच्चे जो है वो डिले स्पीच, उनकी स्पीच अफेक्ट हो रही है। अच्छा, सो सबसे पहले जब आपके पास पेरेंट्स आए और आपने उनको कहा कि इनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेक किए और आपने कहा कि जी इनको फ़ोन जो है वो आपने नहीं देना, इसके साथ साथ मज़ीद आप क्या चीज़ें इसमें ऐड ऑन करेंगे? इसके साथ ये कहा जाता है उनके खाने पीने का स्टाइल, जैसे कि आजकल जो है वो मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह, उनके ये भी चीज़ें चेंज की जाती हैं कि आपने बच्चों को जो है उनकी डाइट भी ठीक करनी है। क्योंकि डाइट में बच्चों को जो भी है, जैसे कि स्लंटी दे दी, पापड़ दे दिए, ये चीज़ें आपने नहीं करनी। उनकी हेल्दी डाइट लें। इसके अलावा उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें। जितना बच्चा आप वर्ड सुनेगा उतनी ही जल्दी वो बोलेगा। और बच्चों के इशारों पे आपने रिस्पॉन्स नहीं करना। अगर बच्चा इशारा कर रहा है ना तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि अगर बच्चे को इशारे में हर चीज़ मिल रही है तो वो क्या ज़रूरत है उसको बोलने की। अब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पिक करवाएं। अगर पानी का वर्ड है, जितनी दफ़ा बच्चा सुनेगा उतनी दफ़ा वो बोलने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, ये अभी आपने अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसको मेंशन किया, एंड दैट इज़ द रोल ऑफ द डाइट। क्या वाकई मतलब बच्चों के डिले, अगर वो डिले की तरफ हैं और वो मतलब इतनी जल्दी बोलना नहीं शुरू करे, तो उसमें डाइट का भी रोल हो सकता है? किस किस्म की डाइट वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनमें ये प्रॉब्लम आ सकता है, या कौन कौन सी चीज़ें डाइट से मिसिंग होगी? तो सबसे पहले तो डाइट में आजकल जो है बच्चों के फास्ट फूड बहुत ज़्यादा ऐड हो गए, मीठा बहुत ऐड कर दिया है। चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों को बंद किया जाता है कि ये चीज़ें आपने बच्चों को नहीं देनी। बच्चों को आप लेके आए हेल्दी तरफ। कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे जो है वो इस चीज़ के एडिक्ट हो गए। उन्हें कहा जाता है कि इनको एडिक्ट करने वाले भी तो आप लोग हैं। मतलब सबसे ज़्यादा काउंसलिंग जो है वो पेरेंट्स की जाती है। बच्चों को वो टॉक्सिक बनाते हैं। बच्चों के बिहेवियर इश्यूज उनकी डाइट की वजह से हैं। बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, चीज़ों को तोड़ रहे हैं, तो पेरेंट्स की वजह से। क्योंकि एक माँ ही जो है वो बच्चों को लेके चलती है। उन्हें कहा जाता है कि आपने बच्चों को ये नहीं देना कि डाइट में जो है जैसे पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, इन चीज़ों को स्किप करें, तो हेल्दी फ्रूट्स की तरफ लेके आए। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें तो जो हैं आपने सारी की सारी मेंशन कर दी हैं। इसके साथ साथ इनिशियली तो एक एक्सपर्ट के पास ले जाया गया, और अगर हमारे साथ फ़तीहा मौजूद है, और फ़तीहा का ये कहना है कि अगर आपका बच्चा 3 साल या इससे ज़्यादा का हो गया है लेकिन वो नहीं बोल रहा, तो फिर ये परेशानी की बात है और आपने प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना है, उसका डायग्नोसिस करवाना है। ट्रीटमेंट प्लान में मज़ीद क्या क्या चीज़ें आएंगी? पहले तो डायग्नोसिस हो गया ना कि उसमें एनवायरमेंटल रीज़न है या कोई मेडिकल कंडीशन है। अब मेडिकल कंडीशन होगी तब क्या ट्रीटमेंट प्लान होगा? एनवायरनमेंट में तो आपने बता दिया कि उसका फ़ोन आपने ऑब्वियसली उसका इस्तेमाल कम करवाना है, खुद ज़्यादा बात करनी है बच्चे से, इशारों पर रिस्पॉन्स नहीं करना। लेकिन जब कोई मेडिकल रीज़न होगी, सो मेडिकल रीज़न का नॉर्मली ट्रीटमेंट प्लान जो है वो क्या होता है? क्विकली बताइएगा, बिकॉज फिर मैंने शो को वाइंड अप करना है एक्चुअली। बिल्कुल, मेडिकल रीज़न में सबसे पहले जो इतने भी इश्यूज़ हैं ना, अक्सर बच्चे हकलाहट का शिकार होते हैं, उनमें मेडिकल इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिले स्पीच। क्योंकि डिले स्पीच में अगर बच्चे में हाइपर एक्टिव है ना, तो वो हाइपर एक्टिव को जो है वो डाइट के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर बच्चा हकलाहट का शिकार है, फिर उसकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, उसको मतलब ऐसे ब्रीथिंग ट्वाइस लिख के दिए जाते हैं जिससे वो एक्सरसाइज करे। ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर में देखा जाए तो उसको यही कहा जाता है कि मदर को कि आपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहना है, क्योंकि बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ सेशन के लिए 40 मिनट्स, 40 to 5 मिनट्स, बाकी दिन के 23 घंटे जो है वो मदर के काम है। अगर मदर जो है वो सेशन के बाद भी बच्चे को वही डाइट दे रही है, वही मोबाइल फ़ोन दे रही है, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। फिर इस तरह थेरेपिस्ट की मेहनत भी बेकार जाती है। इसलिए उन्हें पहले कहा जाता है कि आपने इसकी चीज़ों, इन सब चीज़ों को बंद करना है। वो तो बच्चा है, वो तो तंग करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो जाएगा। इसमें मदर का रोल और पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जो है इस अंदाज में ये जो ट्रीटमेंट प्लान है, अगर बच्चे में कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम है सो उसमें जो है वो चीज़ें काम करती हैं, कारआमद होती हैं। जो बच्चे हकलाते हैं, ये हकलाहट जो है वक्त के साथ साथ क्या ठीक हो जाती है, और क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं ये हकलाहट जो है वो परसिस्ट करती है, फिर थ्रू आउट देयर लाइफ रहती है? कभी कभी बच्चों में कम भी हो जाती है लेकिन वो रहती साथ ही है। अगर हकलाहट की बात करूँ तो इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। अगर समटाइम बच्चों ने कोई स्ट्रेस ले लिया है तब भी वो हकलाहट का शिकार हो जाते हैं। अब कुछ बच्चे हैं वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं, लेकिन लाइफ की एक स्टेज आ जाती है, जैसे वो 9 साल का, एक बच्चा कल आया था वो 9 साल का था लेकिन वो हकलाहट से बोलना स्टार्ट हो गए 6 दिन पहले। तो जब उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला उसने एक स्ट्रेस ली है, स्ट्रेस की वजह से भी बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। या ब्रेन का ऐसा पार्ट जो कि स्पीच को कंट्रोल करता है, अगर वो भी अफेक्टिव हो जाए तब भी बच्चे हकलाहट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये एक ट्रीटेबल है। जैसे कि एक हमारे बहुत ही फेमस इंडिया के एक्टर हैं ऋतिक रोशन, वो हकलाहट की मरीज में थे, लेकिन जब आप उनकी मूवीज और उनके शोज देखते हो देख के लगता नहीं है कि उनको भी स्टैमरिंग या ऐसा कोई इशू था। और ये ट्रीटेबल है, लेकिन आपकी अपनी विल पावर पे है कि आप कितनी जल्दी इस चीज़ को क्योरेबल करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब आपका बच्चा जो है 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का हो गया और नहीं बोल रहा, तो तब आप उसका एक जो चेकअप है वो लाजमी तौर पर करवाएं कि क्या कोई एनवायरमेंटल रीजंस है, नॉर्मल रीजंस है, बच्चा जैसे जैसे ग्रो करेगा खुद ही सीख जाएगा, या कोई मेडिकल कंडीशन है। सो इसके लिए 3 साल जो है दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फतीहा फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो और हमसे इतनी ज़बरदस्त बातें शेयर करने का। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।